एक लंबा अनुभव है टीचिंग का। 41 साल से समाजशास्त्र विषय पढ़ा रही हैं और मैम का बहुत लंबा चौड़ा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी है। 60 रिसर्च पेपर मैम के पब्लिश हो चुके हैं। 100 से अधिक सेमिनार में आपने प्रतिभागिता की है और बहुत सारे सेमिनार वेबिनार में आप व्याख्यान भी दे चुकी हैं। बहुत सारे अवार्ड भी मैम को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हम सभी की इच्छा है कि हम मैम को सुने और समय हमारा थोड़ा सा खराब हो चुका है, उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी रही गलती की टेक्निकल हम उसको नहीं कर पाए, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा जी को यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ मंच में। बहुत ही हर्ष का विषय मैं उल्लेख करना जरूर चाहूंगी कि हमारे बीच प्रोफेसर राजेश मिश्रा जी भी हमारे सत्र में जुड़े हुए हैं और सर का मैं उनकी विद्यार्थी होने के नाते उन सर का बहुत बहुत यहाँ पर सादर अभिनंदन करती हूँ मंच पर। और आगे डॉक्टर सुचित्रा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। लता जी, मेरे को वो कर दीजिए, होस्ट बना दीजिए तो मैं शेयर करूं, स्क्रीन शेयर करूं। डॉक्टर अच्छा, हो गया मैम, हो गया। हो गया, ठीक है ठीक है। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज माधवबाग मेरठ के द्वारा जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, एक अच्छे विषय को चुनने के लिए। हालांकि एक ऐसा विषय है ये आज महिला सशक्तिकरण, जो बहुत लोकप्रियता के आयाम को छू रहा है, लेकिन शब्द आगे बढ़ रहा है, उसकी अंदर की जो गहराई है उस पर डॉक्टर आभा चौहान ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे जो अपने विचारों को शेयर करने का आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें डॉक्टर आभा चौहान जैसी हस्ती और डॉक्टर राजेश मिश्रा सर दोनों उपस्थित हैं। उनके समक्ष मैं क्या बोलूं, उन्हें दोनों दोनों जन को मैं सादर अभिवादन करती हूँ और उनकी अनुमति लेकर अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगी। और आज के सभी जो हमारे अध्यक्ष हैं, डॉक्टर रश्मि जैन, लता कुमार और आयोजक मंडल को सबका आभार मानते हुए अपनी बात को शुरुआत करती हूँ। हम चलते हैं आज जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? जी दी हो रहा है मैम। हाँ, चलिए, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है महिला सशक्तिकरण। बहुत कॉमन सा शब्द है और इसकी परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत लोगों ने दी है कि कब हम सशक्तिकरण की बात करेंगे, जब महिलाओं में हर क्षेत्र में भागीदारी लेने की और उस विषय पर अपना निर्णय देने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। मैं बात करती हूँ 19वीं सदी के चौथे दशक में, जब मार्क्स ने इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में लिख रहे थे, तो मानव मुक्ति के प्रश्न को उन्होंने दार्शनिक रूप से समझाना शुरू किया। तो उनके पास फुरिये और सेंट साइमन जैसे मुक्ति महिला संबंधी विचार थे, वो धरोहर के रूप में उनके पास थे। यूटोपियन और रोमानी समाजवाद के बीच विचारों से प्रभावित हमारे युवा मार्क्स ने अपनी दार्शनिक विवेचना में महिलाओं की स्थिति को समाज और प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया और उनको एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज में पर्यावरण और परिस्थिति की इकोलॉजिकल हालत से समझना है, तो उस समाज में औरत की स्थिति को ही समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि आज क्या स्थिति है महिला सशक्तिकरण की। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगी। और 2014 में मैं आईसीएसआर का एक प्रोजेक्ट कर रही थी और उसमें महिला सशक्तिकरण ग्रामीण क्षेत्र में देख रही थी। यहाँ छत्तीसगढ़ में ही दुर्ग जिले में एक गुंडरदेही जिला है, वहां पर मैं जो पद्मश्री शमशाद मैडम है उनके साथ काम कर रही थी। तो वहां पर मैं एक मीटिंग में, बैठक में गई, तो मैंने कहा कि मुझे पता चला कि वहां पर एक जो महिला है वो सरपंच है। तो जब बैठक में मैं शामिल हो गई तो मैंने पूछा कि महिला सरपंच कहाँ है, तो बोले सामने तो है। तो मैंने देखा सामने तो कोई महिला नहीं दिख रही है। तो बोले वो तो बैठा है, वो उसका आदमी है, वही तो है सरपंच। तो ये जो चीज मुझे हंसी भी आई, मैंने कहा वो जो महिला सरपंच चुनी गई है उसको आप लेके आइए। तो बोले नहीं, उसको आने की क्या जरूरत है, वो तो घर में रहेगी, जो काम करेगा वो ये सरपंच करेगा। मतलब एक सरपंच पति का कॉन्सेप्ट दिखाई दिया। तो मुझे ये लगा उस समय कि बात हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं।
अभी आभा मैडम ने सारी बातों को सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन बावजूद ये स्थिति चूंकि यहाँ दुर्ग जिले के छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, मोर एवर मैं समझती हूँ सभी क्षेत्रों में ये है। जितने भी रूरल और जितने भी आपके ऐसे एरिया हैं जहाँ पे विकास अभी नहीं पहुंच पाया है, वहां पर हम देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के काफी दोहरे मानदंड दिखाई देते हैं, क्योंकि राजनीति में भागीदारी एक अहम मुद्दा आज हो गया है, इसलिए महिला को आगे करके सरपंच तो बना दिया गया, लेकिन जब उसको कार्य प्रणाली में भाग लेने का अवसर देने की बात आती है, तो वहां पे उसका सरपंच पति पहुंच जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी पेट्रियार्की है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, वहां पे चाहे संयुक्त परिवार हो चाहे एकल परिवारों में, अभी भी निर्णय लेने की जो स्थिति है, वो हम देखते हैं कि पुरुष समाज के पास अभी भी मतलब उनको इतना अधिकार दिया गया कि निर्णय लेने की बात आएगी तो महिला या लड़की को कहीं कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा मैं जब अपने महाविद्यालय में भी एक बार मैंने लड़कियों को जेंडर इक्वालिटी को लेकर एक सेमिनार कराया था, तो मैंने उनसे पूछा तो लड़कियों ने बताया कि हमको पापा बोलते हैं कि गेट के पास मत जाओ, हमको पापा बोलते हैं मैं जो बोलूंगा वो करूंगा। मतलब ये स्थिति कि कहीं न कहीं पर भाई और पिता का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिबंध है, ये लैंगिक आधार पर हमको समाज में दिखाई दे रहा है। और ये आज भी हमारे परिवारों में हमको कायम दिखाई देता है। हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक विशेष गठित कमेटी की गई, जिसमें इरिन खार करके एक महिला थी, वो उसकी प्रमुख सदस्य थी। उसने क्या बताया, जो भी उन्होंने सर्वेक्षण किया कि आज लैंगिक पाबंदियां और नियंत्रण इतने व्यापक हो गए हैं कि महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित बोलने की स्थिति, कुछ कह पाने की स्थिति से संबंधित समानता हासिल करना एक दूर का लक्ष्य बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि लैंगिक पाबंदियों में प्रमुख कारण लिंग भेद और स्त्री द्वेष, दुनिया में लोक लुभावन सत्तावादी और कट्टरपंथी तत्वों के उदय से बढ़े हैं। यानी कहीं न कहीं हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था जो है, इस लैंगिक भेद के लिए जिम्मेदार है, जो कि कहीं न कहीं लैंगिक असमानता को बनाए रखे हुए है। अब आते हैं हम अपने मुख्य बिंदु की ओर कि आजादी से लेकर अब तक क्या स्थिति महिला सशक्तिकरण की रही है या महिलाओं की रही है। तो हम प्राचीन काल, क्योंकि आज हम 70 के दशक में पहुंच गए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम इतने कहीं पर अपने आप को आत्मनिर्भर पा रहे हैं कि कहीं पर कोई अभिव्यक्त करना हो, कुछ कहना हो, तो हम कुछ बोल पाए। कुछ लोगों की बात हम छोड़ दें, जो हम लोग कुछ एकेडमिशियंस हैं, कुछ अच्छे पदों पे महिलाएं हैं, ये तो सब हम लोग कंफर्ट जोन वाले हैं कि कहीं न कहीं पर हमको सकारात्मक वातावरण मिला परिवार और अपने घर वालों का, तो वहाँ पर हमने एक अपने मुकाम पर पहुँचने में सफलता हासिल की। लेकिन एक आम जो तबका है, वो अभी भी इन सारी चीज़ों से मशरूम है। तो मैं अब बहुत सारी उन सब बातों को नहीं करूँगी कि हमारे संविधान ने, हमारी जो कार्य प्रणाली उसमें कितनी सुविधाएं, कितने नियम अधिनियम बने हैं। मैं कुछ आंकड़ों से अपनी बात को रखती हूँ कि आजादी से लेकर आज तक की स्थिति क्या रही है, क्योंकि आज इतने सारे संविधान में अनुच्छेद बन गए, संविधान में प्रावधान बने गए, लॉ बना है जिनका उल्लेख किया था आभा मैडम ने, लेकिन उसके बावजूद भी तो हम देखते हैं भेदभाव अभी भी यथावत है। विडंबना है कि इतनी सारी कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि हमको वृद्धि दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जो रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी, उसकी रिपोर्ट में कुछ चीजें दर्ज है, मैं वो आपकी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि देश के साल 2021 में 2020 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3% की बढ़ोतरी हुई है। इस 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 4,28,278 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2020 में 3,71,00,000 थे। ये आंकड़ा स्पष्ट बता रहा है कि देश के विभिन्न भागों में अभी भी महिलाओं के विरुद्ध जो आपराधिक मामले हैं, कम ज्यादा की बात नहीं हो रही है, जितने भी आपराधिक मामले हैं उनकी संख्या में हमें बढ़ोतरी दिखाई देती है। प्रति 1 लाख की आबादी पर महिलाओं के खिलाफ 2020-20 में 56.5 से बढ़ के
2021 में यह मामला संख्या जो पहुंच गई वो 64.5 के करीब पहुंच गई, जिनमें से अधिकांश मामले पति और उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार के दर्ज किए गए। ये सब बता रहा है कि महिलाएं अभी भी परिवार में कहीं न पर अपने पति और उनके रिश्तेदारों के द्वारा परेशान होती हैं, शोषित होती हैं और ताड़ित होती हैं। उनके जितने भी सबसे ज़्यादा, और इसमें एक आंकड़ा और भी मुझे मिला जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देश का सबसे असुरक्षित जो स्थान है वो दिल्ली, राजधानी दिल्ली है। थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की एक सर्वे हुई थी, उसमें कहा गया कि भारत को पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश माना गया। ये तो खैर आंकड़े हैं, ठीक है? कि हिडन इन प्लेन साइट के एक यूनिसेफ की एक साइट है, उसमें भी ये कहा गया कि भारत में 15 साल से 19 साल की उम्र वाली 34% विवाहित महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति और साथी के हाथों जो सेक्सुअल हरासमेंट को झेला है। इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च ऑन वीमेन ये कहता है कि भारत में 10 में से 6 पुरुषों ने कभी न कभी पत्नी अथवा प्रेमिका के साथ हिंसक व्यवहार किया है। तो इस तरीके से स्थितियां जो है वो चाहे वो बलात्कार को लेकर के हो और चाहे यौन हिंसा को लेकर हो और चाहे उनके प्रति किसी भी प्रकार के अत्याचार, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की प्रताड़ना हो, उसके आंकड़े हमको हमेशा बड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर मैं ये केवल एक सिनारियो इसलिए नहीं बताना चाह रही हूँ कि अगर हम ये देखें तो केवल ऐसा लगता है कि समाज में, भारत में केवल ऐसी स्थिति बन रही जो महिलाओं की कहीं भी बढ़ोतरी को नहीं बता रही, विकास में क्षेत्र में उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित नहीं कर रही है, और ऐसा नहीं है। ये एक छोटा सा सिनेरियो है जो चलते चलते भले ही, क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है कि विकास के जितने भी मापदंड हैं वो दोनों पक्षों में साथ साथ चलते हैं। अगर सकारात्मक क्षेत्र में उनकी बढ़ोतरी होती है तो उसके पैरेलल कहीं न कहीं नकारात्मकता में भी वृद्धि हमको दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप हमको समाज में ये स्थिति दिखाई दे रही है। हालाँकि इस सब के बावजूद भी चुनौतीपूर्ण इस सारी स्थितियों का सामना करके देश की कई महिलाएँ जो हैं सम्मानित स्तर पे पहुँची हैं, जिनके नाम आप अच्छे से जानते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे प्रतिभा पाटिल हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, निर्मला सीतारमण हो, या हमारी लेखिकाएँ हों या कलाकार हों, सब लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की है, लेकिन निश्चित रूप से कोई न कोई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है। हालांकि भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में 70 के दशक में महिला सशक्तिकरण और फेमिनिज्म शब्द आया, इसका परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। लोगों की सोच बदली है और वो जो कमोडिटी वाला कॉन्सेप्ट था उससे उठ करके कहीं कुछ चेतना हमको विकसित दिखाई देती है, फिर भी ये गिनती में दिखाई देती है। मेरा मानना ये है कि अगर हम इस महिला सशक्तिकरण को करना चाहते हैं, जो मैडम भी कह रही थी कि कुछ हमारे पास संभावनाएँ हैं जो हम देखते हैं, तो मुझे इसमें सबसे पहला जो विषय दिखाई देता है, जो बात और बिंदु दिखाई देता है कि अगर हम लिंग संवेदीकरण को प्रश्रय दें, लैंगिक संवेदनशीलता को, जिसमें कि लैंगिक संवेदनशीलता का मतलब ये नहीं है कि हम केवल लड़कियों को ही जागरूक करें, इसमें हम दोनों ही लड़के और लड़कियों, और आज जो तीसरी स्थिति जिसका आभा मैडम ने उल्लेख किया, ट्रांसजेंडर की, 2017 से मैं इन लोग के साथ काम कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने अपनी स्थिति का जब मुझसे वर्णन किया तो मेरी भी आंखें बहुत मतलब तकलीफ से भर आई कि व्यक्ति ही व्यक्ति का शोषण कैसा कर रहा है। एक पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर रही है ट्रांस, उसने ये बताया कि चूंकि जब उसको यह एहसास हुआ कि वो एक लड़की है के अंदर, उसके अंदर आइडेंटिटी डेवलप होने लगी, जबकि बायोलॉजिकली वो एक लड़का थी, तो उसके घर वालों ने ही उसका रेप करवाया, ये एहसास दिलाने के लिए कि वो लड़का है। तो ये इस तरह की स्थिति मुझे बहुत सारे ट्रांस ने बताया, क्योंकि मैं कभी-कभी इन लोग की काउंसलिंग भी करती हूँ। तो यहीं छत्तीसगढ़ के विकास ने बताया कि उसके घर वालों ने उसका सेक्सुअली अब्यूज किया। उसकी माँ ने उससे कहा कि तेरे कारण ही जो है मुझे समाज में बहुत अपमानित स्थिति को देखना पड़ता है। तो कुल मिला के जब हम संवेदीकरण की बात करते हैं, सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, तो समाज के उन सब वर्गों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा जो विकास की धारा से जुड़े हुए हैं। और इसमें अगर हम चाहते हैं विमेन एम्पावरमेंट को, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट केवल विमेन तक सीमित नहीं है, अगर सभी वर्ग एम्पावर्ड होंगे तब हम सोच सकते हैं कि समाज में एक समानता की लहर दिखाई देगी। उसके लिए हमको समतापूर्ण व्यवहार करना होगा। लिंग संवेदनशीलता
हम लोग सब जानते हैं, बट मैं जस्ट थोड़ा सा ही बताना चाहती हूँ कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या कहा है कि लैंगिक संवेदनशीलता वो है जो महिला पुरुषों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु शोध नीतियों एवं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का निर्माण एवं विकास करती है जो उनके मध्य समानता की भावना को विकसित करे। तो यहाँ पर हमको अगर अपने लिंग से परे सेंसिटाइज्ड होना होगा, मेल और फीमेल की बॉडी या ट्रांसजेंडर की बॉडी से उठ करके हमको सेंसिटाइज होना होगा। तो जितने भी स्टीरियोटाइप हैं, जो रूढ़िवादी विचार हैं, उनको हमको नो कहना पड़ेगा और इक्वलिटी की ओर हमको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है जो व्यक्ति को समानता का भाव उत्पन्न करने में मदद कर सकता है, चाहे वह कोई भी लिंग का हो। महिलाओं और पुरुषों की पारिवारिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय मामलों में भी यह सक्रिय भूमिका निभा सकता है। महिलाओं का जो अस्तित्व है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, जो समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में दिखाई दे, उसको बढ़ाने का तरीका ये है कि हम जेंडर जेंडर रूप से हम सेंसिटाइज्ड हों, क्योंकि यही स्त्री और पुरुषों को समान रूप से समझ करके उनके लिए अनेक प्रकार के अल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटी को जन्म दे सकता है। इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। सबसे पहला, स्वयं की सोच को बदलना पड़ेगा। हमें खुद अपने शरीर से ऊपर उठ करके एक मानवीय आधार पर यदि हम सोचेंगे, तो हम सोच सकते हैं कि हम लैंगिक रूप से सेंसिटाइज हो सकते हैं। शिक्षा का प्रसार बहुत ज़रूरी है, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। बालिका शिक्षा को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। जब मैं फील्ड वर्क में वहाँ गई, जब मैं रूरल एम्पावरमेंट और पर अपना प्रोजेक्ट कर रही थी, तो वहाँ पर एक लड़की बहुत अच्छी लगी मुझे बात करते-करते। तो उसके पेरेंट्स से मैंने कहा, "ये लड़की तो बहुत अच्छी पढ़ रही है, आप इसको आगे पढ़ाते क्यों नहीं हैं?" तो उसके पिता ने क्या जवाब दिया कि छत्तीसगढ़ी में कि क्या करूँगा पढ़ा के, इसके जाना तो दूसरे के ही घर है। तो ये जो भाव है, वो हमारे मेंटल उसमें बैठा हुआ है। तो जो चीज़ जड़ जमा के बैठी हुई है, जैसे पैट्रियार्की हमारे समाज में जड़ की तरह जमी हुई है, गहरी जड़ों तक, वैसी वो सोच हमारे मेंटल इसमें बैठा हुआ है। इसको निकालना पड़ेगा। फिर उसके फादर से मैंने कहा, "मैं मदद करने को तैयार हूँ, आप लड़की को भेजो तो सही।" पर उसने उस वक़्त मेरे को बहुत सारी कहा-सुनी भी हो गई। तो ऐसे बहुत सारी स्थितियाँ बनती हैं, तो हमको वहाँ पर जब तक हम शैक्षणिक आधार पर प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे, तब तक हम लैंगिक संवेदीकरण को नहीं बढ़ावा दे सकते हैं। जितनी भी हमारी समाज की कुप्रथाएँ हैं, इन पर रोक लगाने की बात तो है, पर ये कोई एक दिन का बटन दबाने वाला काम नहीं है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, प्रशासनिक प्रयास होना चाहिए, संवैधानिक उपचार तो हैं, लेकिन उनको लागू करना और उनका प्रभावशील बनाना, ये सब हम जन लोगों का ही काम है। क्योंकि लैंगिक संवेदनशीलता हेतु अगर लिंग जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँगे और इसके लिए हमको लड़कियों को और लड़कों को, दोनों को बचपन से जागरूक करना पड़ेगा। तो तभी हम समानता की बात सोच सकते हैं। तो इसका एक ये तरीका ये है कि जब कोई लड़की को, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो लड़कियाँ थोड़ा बोलने में हिचकती भी है, क्योंकि बचपन से उनको घूंटी पिलाई जाती है, दबाया जाता है। तो अगर वो बोलेगी, मुँह खोलेगी, तब हम सोच सकते हैं कि ज़माना बदलेगा और ज़माने को हमको बदलना पड़ेगा। और ये बदलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमको मानसिक जो पॉल्यूशन है, मानसिक प्रदूषण जो हमारे पूरे लोगों के बैठा हुआ है मन में, दिमाग में, उसको इस मेंटल फ्री सोसाइटी प्रदूषण मुक्त बनाना होगा। और उसका तरीका ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे सारे लोग बोल रही हूँ, मैं महिला, पुरुष और जेंडर की बात, थर्ड जेंडर की बात नहीं करी, सभी लोग तभी सशक्त होंगे और तब वो सब समाज की भागीदारी में समान रूप से अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे। उसके लिए आवश्यक है कि समाज को हम मानसिक प्रदूषण से मुक्त करें और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ धारणाओं को तोड़ना होगा। हमारी धारणा क्या है? हम ये क्या सोचते हैं कि जमाई हमारी बेटी को तो रानी बना के रखेगा, लेकिन बेटा अपनी बीवी को नौकरानी बना के रखे ताकि वो अपने माता-पिता और घर की पूरी सेवा कर सके। ये सोच को हमको बदलना पड़ेगा और उसका एकमात्र तरीका ये है कि जो हम लोग पढ़ा करते थे, आजकल तो नहीं है, कि उसमें पहला पाठ पढ़ाया जाता था कि राम स्कूल जाता है और सीता खाना बनाती है। इस धारणा को बदलेंगे कि राम खाना बनाएगा और सीता स्कूल जाएगी। इस तरह की हम जो समतावादी सोच को रखते हैं, जो हम इक्विटी की बात करेंगे, तब हम समझ सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट एक आयाम को छू सकेगा और हमको इस विषय में एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने की आवश्यकता है।
तो अगर हम लोग सब इसके लिए मिलजुल करके, जो आभा मैडम ने भी कहा कि अगर हम लोग सब मिलते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो और ट्रांसजेंडर, क्योंकि मैं उन लोग के साथ बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ ना, मैं बहुत सारी उनकी फीलिंग को समझ रही हूँ और मुझे लगता है, और कई घटनाएं मैंने अपने आंखों के सामने देखी है कि किस प्रकार से एक ट्रांस पीछे आ रहा था, लोग उसको, हमारे जैसे लोग जो है वो उसको बहुत बुरी तरीके से हताहत और वो कर रहे थे। तो ये जो चीज है, इन सब को हमें बदलने के लिए एक मेंटल पॉल्यूशन जो है बैठा हुआ हमारे मन में, उसको फ्री करना पड़ेगा। जैसे हम मिट्टी के, वायु के, हवा के सारे प्रदूषण को मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तो इस मेंटल पॉल्यूशन को भी दूर करने की हमको एक बड़े पैमाने पे अवेयरनेस कैंपेन की आवश्यकता है और उसके लिए हमको खुद को बदलना होगा, तब हम कल्पना कर सकते हैं कि दूसरे बदलेंगे। मैंने बहुत कोशिश की संक्षिप्त अपनी बात कर रखूं, क्योंकि समय बहुत कम है और मुझे आप लोगों ने जो अवसर दिया, मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और ओवर टू यू लता। थैंक यू सो मच दी। बहुत ही आपने स्पष्ट करते हुए अपनी पीपीटी के जरिए हम सभी के समक्ष अपनी बात रखी और अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं रश्मि जैन मैम से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हूँ। प्रोफेसर रश्मि जैन मैम से अनुरोध करूंगी कि वे अपना अध्यक्षीय कुछ टिप्पणी रखें इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा जी। आपने बहुत ही विहंगम दृष्टि प्रदान करी और एक व्यवहारिक पक्ष जो है इस विषय का, आभा जी ने हमारे सामने उसका एक पूरा ताना बाना रखा और आपने उसी ताने बाने को आगे बढ़ाते हुए एक व्यवहारिक पक्ष हमारे सामने रखा कि किस प्रकार से हमें जो महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं उसको कैसे, क्या अमली जामा पहनाना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने बाद में जो पक्ष बताए कि किस प्रकार से जन शिक्षा से या एटीट्यूडनल चेंज से या लड़कियों को शिक्षित करने से किस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। और वेरी राइटली सेड कि भाई हमें जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको नो कहना होगा, क्योंकि ये जो स्टीरियोटाइप्स है ये हमारी मानसिकता को बहुत जबरदस्त प्रभावित करते हैं। वो चाहे स्टीरियोटाइप रिप्रेजेंटेशन घरों में हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में हो, चाहे वो मूवीज में हो। हम देखते हैं कि मीडिया का हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और मीडिया में हम देखते हैं कि महिलाओं को, अगर एक कार का एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है तो महिला को वहां पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में वहां पे दिखाया जाता है कि वो बेचने के लिए। तो क्यों नहीं महिला को ड्राइविंग सीट पे दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं महिला को डिसीजन मेकर के रूप में दिखाया जा रहा है। ऑल्दो अभी हम देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट लिंगो भी बदला है, थोड़ी सी जेंडर सेंसिटिविटी आई है, लेकिन फिर भी वो भी बहुत टारगेट करके वो क्लाइंटेल, जैसे हाई क्लास को टारगेट करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर वो महिला को दिखा देंगे डिसीजन मेकर के रूप में। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर उनको सामान बेचना है तो वहां महिला को वो अधोस्थिति में ही दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि हम इन